हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मौज में। गाइस, कुछ बेसिक अकाउंटिंग थ्योरी हम कवर करेंगे जो होपफुली शायद आपके एग्जाम में क्या की जा सकती है, कवर की जा सकती है। शायद एग्जाम में आपके लिए कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए या हो सकता है कोई मेनली आपके लिए कोई एमसीक्यू वगैरह या फिर कोई 1 मार्क क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। तो प्लीज प्रॉपरली ध्यान से देख के चलेगा। ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अब हमारे लिए है क्या अकाउंटिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग ध्यान में रख करके चलोगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस और बिजनेस इवेंट्स। सबसे पहले आप कॉपी में देखेंगे तो यही लिखवा रखा है मैंने। बाकी नहीं भी है तो आप बुक में देख सकते हो। बुक का मेनली पीडीएफ तो सबके पास में होगा ही होगा। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस और बिजनेस इवेंट्स। ठीक है, comma it also consider interpretation and communication of the results to users of accounting. It also includes interpretation and communication of the results to the users of accounting. There are 5 steps and 5 functions and मेनली 5 मेजर चीजें जो यहाँ से निकलती हैं। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करना, लेजर के अंदर क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्डिंग जनरल में होती है या फिर मेनली आप बोल सकते हो सब्सिडरी बुक्स वगैरह कैश बुक में होती है। फिर थर्ड, समरी प्रिपेयर करना, ट्रायल बैलेंस के थ्रू बनाई जाती है समरी। एंड द फोर्थ वन इज मेनली हमारे पास में यहाँ पे आपके लिए आता है इंटरप्रिटेशन, मतलब एनालिसिस करना। लास्ट इज कम्युनिकेशन, मतलब रिजल्ट्स जो आ गए वो यूजर्स को बताना। अब ये यूजर्स कौन होते हैं वो आप देख सकते हो। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और कुछ होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। यूजर्स मतलब जो अकाउंटिंग को यूज करेंगे, जैसे ओनर, पार्टनर, शेयर होल्डर, ये तीनों एक ही बात है। ठीक है, बोर्ड मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ही बात है। और एम्प्लॉइज ये हमारे इंटरनल यूजर है। मेनली मालिक, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, ये 3 इंटरनल यूजर हो जाते हैं। फिर इन्वेस्टर वगैरह हो गए, डेटर क्रेडिटर वगैरह हो गए, मतलब जो हमें लोन दे रहे हैं, बैंक्स हो गया वगैरह जो हमें लोन दे रहे हैं, टैक्स अथॉरिटी और गवर्नमेंट, सेम ही बात हो गई। ठीक है, कॉम्पिटिटर वगैरह हो गए, सोसाइटी हो गई। ये एक्सटर्नल, मतलब बाहर बैठे हैं हमारे बिजनेस के, इंटरनल लोग नहीं है, बाहर के लोग हैं और फिर भी हमारे बिजनेस के इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। दीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जिनको आपको ध्यान में रख के चलना है। इनका पर्पज क्या है वो भी आपका डिटेल में लिख करके दे रखा है। अगर आप याद करना चाहें तो वहां से एक बार जरूर पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव जो हमने ऊपर देखा कि भाई फाइनेंशियल मेनली आपके लिए रिकॉर्डिंग करना ट्रांजेक्शन्स को, और प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता लगाना। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन करना, और ये सारी बातें जो है वो आपके लिए आ जाती है ऑब्जेक्टिव्स पे। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, भाई ये मेजर आपके लिए यहाँ पे पार्ट है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस क्या कहता है, बहुत ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप, बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो नैरो है और जो अकाउंटिंग का स्कोप है वो वाइडर है। ये चीज आप में, मतलब ज्यादा चीजें रिकॉर्ड होती है आपके लिए अकाउंटिंग के अंदर, बुक कीपिंग में कम होती है। ठीक है, स्टेज, सबसे पहले क्या किया जाता है, आपकी बुक कीपिंग, फिर अकाउंटिंग। ठीक है, जॉब कैसा है, रूटीन और क्लरिकल है। भाई डेली का काम है, डेली आपको बुक कीपिंग करना है, मतलब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। देखो बुक कीपिंग में 2 फंक्शंस आते हैं, एक रिकॉर्डिंग और एक क्लासिफाइंग। यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग के बाद भी आता है समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, और ऑलमोस्ट सेम। नेचर ऑफ जॉब है ये रूटीन, मतलब डेली का काम है। ये है एनालिटिकल वर्क, प्रोफेशनल, मतलब जिसमें हमें रिजल्ट्स पता लगाने हैं, रिजल्ट्स पता करके एनालाइज करना है कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ये सब कौन करता है, जनरली जूनियर स्टाफ बुक कीपिंग करता है और सीनियर स्टाफ क्या करता है, बेसिकली आपके अकाउंटिंग करता है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए बिजनेस का। यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन पता लगाना बिजनेस का। यूजर्स, इसको कौन यूज करता है, जनरली इंटरनल यूजर्स ही इसको यूज करते हैं, और इसको जनरली इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज करते हैं। ये आपके लिए पॉइंट आ जाएगा। फिर आपके लिए यहाँ पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग एंड डिफरेंस बिटवीन द एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैश और क्रेडिट दोनों होते हैं एक्रूअल के अंदर। देखो एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, जब ट्रांजेक्शन हो जाए तभी रिकॉर्ड कर लो। कैश बेसिस क्या बोलता है, जब पैसा आ जाए तब रिकॉर्डिंग करो। तो कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन, और एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन। ठीक है, रिलायबिलिटी कौन सा ज्यादा सही है, तो भाई एक्रूअल बेसिस ज्यादा करेक्ट मेथड है, क्योंकि इसमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, और ये जो है वो थोड़ा सा कम करेक्ट है बेसिकली इन कंपैरिजन ऑफ एक्रूअल, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो है 100% करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं जो उधार के हैं और आप उनको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो। तो उधार वाले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो प्रॉफिट और लॉस करेक्ट नहीं आएगा। डन है। फिर यहाँ पे प्रीपेड वगैरह, आउटस्टैंडिंग वगैरह
जो है वो एक्रूअल में तो रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन कैश बेसिस में आप ऐसे आउटस्टैंडिंग वगैरह ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आपके लिए बिजनेस जो है प्रॉफिट मोटिव अडॉप्टेड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। जनरली बिजनेस यूनिट विद प्रॉफिट मोटिव, जो प्रॉफिट कमाने के लिए कौन से बिजनेस जो है इसको यूज करते हैं एक्रूअल बेसिस को, जनरली जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए नॉन प्रॉफिट वाले यूज करते हैं, जनरली आपके लिए एक छोटा सा टर्म हो गया, नॉन प्रॉफिट वाले इसको यूज करते हैं। लीगल पोजीशन, कंपनीज एक्ट कहता है कि एक्रूअल बेसिस अपनाओ, लेकिन कोई नहीं कहता, कोई भी ऐसा कानून नहीं कहता कि कैश बेसिस। तो 3-4 पॉइंट भी अगर आप ध्यान रख पाएंगे तो मोर देन इनफ है। 3 या 4 नंबर से ज्यादा में आपसे नहीं पूछेगा, 4 पॉइंट्स मोर देन इनफ है। बाकी मैंने आपको ये लिखवा भी रखा है, तो वहां से भी एक बार देख लेंगे, तो इजी है, मुश्किल नहीं है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये 4 है बेसिकली। आपका रेलेवेंस, मतलब जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो क्या चीज, क्या क्वालिटीज हम देख करके चलेंगे। रेलेवेंस, रिलायबल, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल। देखो रिलायबल मतलब जिस पे विश्वास किया जा सके, ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है, मेनली सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, कोई बाइसनेस ना हो, मतलब बाइसनेस का मतलब है भेदभाव वाले कोई चीज ना हो। रेलिवेंस मतलब हमारे बिजनेस के काम की हो, हमारे अकाउंटिंग के काम की हो, ठीक है, हमारे यूजर्स उसको यूज कर पाए, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैपेबल और रैशनल डिसीजन, मतलब डिसीजन मेकिंग में जो हमें काम आए। अंडरस्टैंडेबल मतलब इस लैंग्वेज में होनी चाहिए, इस मैनर में होनी चाहिए कि जो हमें क्या है समझ में आए, ठीक है, ऐसी भाषा में ना हो जो समझ ही ना आए। जैसे अभी आपके स्क्रीन पे आपको इंग्लिश लिखी हुई दिखाई दे रही है, तो ज्यादातर लोगों को समझ आ रही होगी, बट यहाँ पे चाइनीज लिख देते हैं हम, तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा होता। कंपेरेबिलिटी, भाई अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास कोई आ रही है तो वो किसी और इंफॉर्मेशन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन से हम कंपेयर कर सकें, प्लस 2-3 सालों की इंफॉर्मेशन आपस में भी कंपेयर करी जा सके, इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए। तो ये चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, थ्योरी के अंदर ध्यान में रख करके चलेंगे। ब्रांचेस एंड सब फील्ड इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट और लॉस निकालना, उस प्रॉफिट और लॉस को एनालाइज करना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई गुड्स बनाते हैं, तो उस गुड्स को बनाने में जो लागत आई है, कॉस्ट आई है, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंटिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, भाई बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर जरूरत होती है, प्लानिंग के अंदर जरूरत होती है, कंट्रोल डिसीजन मेकिंग करने के लिए बहुत सारी अकाउंटिंग की जरूरत होती है, और वो डिसीजन मेकिंग के लिए जो आप अकाउंटिंग करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बजट वगैरह बनाना, तो ये आपका किसका पार्ट आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आता है। तो होपफुली ये तीनों आपके लिए डन है। लिमिटेशन अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ये आपका बेस्ड ऑन एस्टिमेट होता है, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, जिसका दूसरा नाम है नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, 100% एग्जैक्ट नहीं होता है, एस्टिमेशन पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिज्म आपने पढ़ा, कंजर्वेटिज्म ने ये बोलता है कि फ्यूचर के खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे, बट फ्यूचर का खर्चा तो एस्टिमेट के बेसिस पे होता है, और फ्यूचर का खर्चा अगर एस्टिमेट के बेसिस पे और आप एस्टिमेशन के बेसिस पे अगर आप उसको रिकॉर्ड करोगे, तो भाई वो एक लिमिटेशन है, हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा सही नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेशन है, और इसीलिए आप उसको एस्टिमेशन के बेसिस पे अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो 100% करेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा, अकाउंटिंग बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अकाउंटिंग जनरली हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है, मतलब आप जो है इसमें प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देते हो। प्राइस लेवल चेंजेस मतलब जो प्राइसेस में चेंज आ रहे हैं, प्राइस लेवल चेंजेस, जो प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं ओवर द पीरियड, इसको क्या कर देते हो आप, रिकॉर्ड कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, वो कहता है कि भाई जितने प्राइस पे एसेट को खरीदा है हमेशा उस पे दिखाएंगे। अब हो सकता है उसमें मार्केट की वैल्यू अलग हो सकता है 10 साल बाद उसकी वैल्यू और अलग हो जाए, लेकिन आप उसको उसी प्राइस पे दिखाया जा रहे हो 10 साल बाद भी, क्यों? क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करता है, ओनली क्वांटिटेटिव को रिकॉर्ड करता है, क्वांटिटेटिव को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। रीजन क्या है भाई, हमने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा, मनी मेजरमेंट कहता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जो क्वांटिफाइबल हो, जो मेनली जिसको पता है कि भाई ये इतने रुपए का है, जो पैसे में तोली मोली जा सके, उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, बाकियों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। विंडो ड्रेसिंग मतलब भाई आप अपने हिसाब से मैनिपुलेशंस कर सकते हो, और ये मैनिपुलेशंस जो है वो फिर बेसिकली यूजर्स के डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करती है, और जो हमारे अकाउंटिंग का काफी बड़ा एक लिमिटेशन है। तो विंडो ड्रेसिंग मतलब होता है फैक्ट्स को चेंज करना, मैनिपुलेशंस करना फैक्ट्स के साथ में, ठीक है, जो सही चीज है वो ना दिखाना, गलत चीजें दिखाना अपने बेनिफिट के लिए, ये सारी चीजें मैनिपुलेशन में आती है। नॉट रिफ्लेक्ट फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर की चीजों को नहीं बताता है, सिर्फ अभी जो करंट में हो रहा है, मतलब जो ट्रांजेक्शन हो गए उनको रिकॉर्ड करते हैं। फ्यूचर में कुछ ऐसा अलग होने वाला है, या कुछ ऐसी चीजें हैं, या कुछ हमारे पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह है, उन सबको हम कंसिडर नहीं करते हैं यहाँ पे। फिर एक और पॉइंट हमारे लिए आता है यहाँ पे, हम यहाँ पे कुछ अजम्पशन अनरियलिस्टिक फॉलो करते हैं। अनरियलिस्टिक अजम्पशन का मतलब है जैसे गोइंग कंसर्न, हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो नियर फोर्सिबल फ्यूचर
फ्यूचर या फोर्सिबल फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसकी गारंटी अगर लेना चाहें तो गारंटी कुछ भी नहीं होती है। तो ये चीजें कुछ आपको ध्यान में रख करके चलनी है आपके लिए, ये कुछ लिमिटेशंस आपकी अकाउंटिंग की हो जाती है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर, सबसे मेजर है थ्योरी में फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों हमने ऑलमोस्ट रिवाइज कर दिए हैं। नाउ हमारे पास में कुछ आते हैं सेकंड टर्म में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो ऐसी टर्म्स है जो कॉमन नहीं है उन पे डिस्कशन करूंगा। बिजनेस इवेंट होता है रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन है उनके रिजल्ट को इवेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर असेट में ध्यान रखना टेंजेबल इंटेंजेबल, इनको ध्यान में रख करके चलोगे। नॉन करंट असेट के ये पार्ट होते हैं। फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट का मतलब होता है जो एक्चुअल में असेट नहीं है, लॉसेस हैं, उन लॉसेस को हम डेबिट बैलेंस के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए वो असेट साइड में आ जाते हैं। एक्चुअल में फिक्टिशियस असेट जो है वो मेनली असेट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं, ध्यान रखेंगे। फिक्टिशियस असेट इंपॉर्टेंट है। करंट नॉन करंट आई थिंक सबके लिए डन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंसेस, खर्चे, खर्चों को आप बोलते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है असेट परचेज करना, क्या परचेज करना, असेट परचेज करना। फिर हमारे लिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो खर्चे जिनका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिले, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, ठीक है ना, मोर देन 1 ईयर, मतलब ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट कितना है, एक साल से ज्यादा है, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। ऐसे खर्चे हैं, ये असेट नहीं है, खर्चा है, जैसे एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इसमें एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है वो इसका एग्जांपल हो जाता है, डन है। तो भाई खर्चा करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, असेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है बेसिकली ऐसे खर्चे असेट नहीं, ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिले। इन्वेंट्री स्टॉक बेसिकली एक ही बात है, जो गुड्स आप परचेज करते हो और उसका जो बैलेंस आपके पास ले जाता है वो इन्वेंट्री स्टॉक के नाम से जाना जाता है। डिस्काउंट में दो आते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। जो डिस्काउंट सब कस्टमर को मिले वो ट्रेड, ठीक है। जो डिस्काउंट जो है सामान खरीदते या बेचते वक्त मिले, ठीक है, वो ट्रेड डिस्काउंट। और जो डिस्काउंट बेसिकली अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ना किया जाए वो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट। तो देयर आर 3 थिंग्स इन ट्रेड डिस्काउंट, सब कस्टमर को मिलेगा, गुड्स खरीदते या बेचते वक्त मिलेगा, और मेनली आपका तीसरा, इसको अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि हम इसको एक्चुअल डिस्काउंट नहीं मानते हैं। फिर आता है कैश, कुछ सिलेक्टेड कस्टमर को मिलेगा जो टाइम पे पेमेंट कर देते हैं या टाइम से पहले पेमेंट कर देते हैं या फिर जो हमारे जानने पहचानने वाले हैं। दूसरा, ये आपको पेमेंट करते वक्त, पैसा चुकाते वक्त मिलेगा, ठीक है। तीसरा, इसको आप अकाउंटिंग में एज ए इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो, अगर मिला है तो इनकम और अगर हमने दिया है डिस्काउंट तो ये एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होता है। क्रेडिटर डेटर आई थिंक सब डन है। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है इनकम, ठीक है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है भाई सेल ऑफ असेट, असेट सेल, सोल्ड, लोन टेकन, मतलब ऐसा पैसा जो इनकम नहीं है, ठीक है, ऐसा पैसा जो इनकम नहीं है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम, और बेसिकली ऐसा पैसा जो इनकम नहीं है उसको क्या बोल सकते हो आप, बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू मतलब इनकम का ही दूसरा नाम है आपका, जो इनकम है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स जो होता है ना, जो गुड्स बेच करके आप पैसा कमाते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसको बोला जाता है, डन है। गेन जो है वो आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, प्रॉफिट जो है वो आपका बिजनेस से रिलेटेड होता है। गेन होता है जैसे जो नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन से हो गया, मतलब कभी कभार ऐसा ही कोई फायदा हो गया, उसको गेन बोलते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब जो दिवालिया हो जाना, जिसके पास में कोई पैसा नहीं बचा है अपने ही पैसे को चुकाने के लिए, अपने ही लोन को चुकाने के लिए, जिसके पास पैसा नहीं बचा है। आपके लिए सॉल्वेंट मतलब जिसके पास में इनफ पैसा है अपने लोन या लाइबिलिटी को चुकाने के लिए, वो होता है सॉल्वेंट। लाइव स्टॉक का मतलब होता है भाई जानवर वगैरह, घोड़े हो गए, काऊ हो गए, कैटल वगैरह हो गए, ये सब आपके आ जाता है। इन्वेस्टमेंट आई थिंक होपफुली डन है, मतलब कहीं पे पैसे को इन्वेस्ट कर देना, ये वो फलाना डिमकाना, आई थिंक इतना डन है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स हमारे पास में डन है, चैप्टर 3 डन है, ओके भाई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप ध्यान में रख के चलना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एमसीए इशू करता है, नेफ्रा वगैरह जो है वो इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। नेफ्रा वगैरह बता करके चलता है, बट इनको बनाने का काम है आईसीआई का। आईसीआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, इनका बनाने का काम है, ध्यान रखना। आईसीआई इनको बना करके चलता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करते हैं हमें अकाउंटिंग करने के लिए, ताकि अकाउंटिंग सही से की जा सके, किस तरीके से सब लोग सेम अकाउंटिंग करे, सेम तरीके से अकाउंटिंग करे, इसके लिए ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। कोई अलग अलग अकाउंटिंग ना करे, इसके लिए ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर से पढ़ लेना। आईएफआरएस क्या होता है वो यहाँ पे पढ़ लेना। इंड एस भाई, जो आईएफआरएस है वो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये इंटरनेशनल है। और अगर मैं बात करूं सिंपली आपके लिए, इंड एस इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये आईएफआरएस हो गया, आईएफआरएस। तो भाई ये इंटरनेशनल लेवल पे है,
और जो अगर हम इंड एस की बात करें ये इंडिया लेवल पे, ये कहाँ पे बेसिकली आपका इंडिया लेवल पे हो गया। डन है, होपफुली इतनी बात समझ आती है सबको। गैप, एक यूएस गैप आता है यहाँ पे। यूएस गैप का मतलब है बेसिकली आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। गैप, GAAP, ये भी ध्यान में रख के चलना, जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। यूएस गैप, ये भी पॉइंट आपके लिए इस चैप्टर में आता है। तो फुली इन बातों को एक बार जरूर से आप कंसिडर कर लोगे। अकाउंटिंग इक्वेशन कोई खास थ्योरी इसके अंदर नहीं है। फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डन है। अकाउंटिंग वाउचर्स, ये जरूर ध्यान में रख करके चलना। अकाउंटिंग वाउचर में कैश मेमो क्या होता है, जब भी सामान कैश में खरीदा जाता है तो आपको सेलर जो है वो एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको हम कैश मेमो बोलते हैं। जब भी सामान क्रेडिट में खरीदा जाता है तो सेलर एक डॉक्यूमेंट देता है बायर को जिसको बिल बोला जाता है, इनवॉइस या बिल। इनवॉइस और बिल की दो कॉपी होती है, एक सेलर रखता है, जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो सेलर रखता है, ओरिजिनल कॉपी बायर को देते हैं। रिसिप्ट, जब पेमेंट का प्रूफ, जब आपने कोई पैसा दिया है किसी को तो उस पैसे देने के प्रूफ के तौर पे आपको रिसिप्ट देता है। रिसिप्ट की भी दो कॉपी होती है, एक जो है वो जिसने पेमेंट की है, जो पेयर है पैसे का, उसको मिल जाती है, और दूसरा जो पेई है मतलब जिसने पैसा रिसीव किया उसके पास रह जाती है। पे इन स्लिप होता है, जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने जाते हो तो आप एक फॉर्म फिल करते हो, उसको पे इन स्लिप बोला जाता है। चेक होता है भाई जो बैंक पे बनाया जाता है, बैंक को एक ऑर्डर होता है कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को जिसका जिसका इस चेक पे नाम लिखा है उसे इतनी पेमेंट कर दो। डेबिट नोट, एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न आप इशू करते हो ताकि आप इन्फॉर्म कर सको अपने क्रेडिटर को कि हमने आपको अपनी बुक्स में डेबिट किया है। क्रेडिट नोट आप सेल्स रिटर्न के टाइम पे डेटर को इशू करते हो ताकि आप डेटर को, अपने डेटर को इन्फॉर्म कर सको ये कि भाई साहब हमने आपको हमारी बुक्स में क्या किया है, आपका सिंपली क्रेडिट किया है। चलिए जी, अब वाउचर जो है इसमें टाइप कैश वाउचर होता है और नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर होता है। कैश के दो टाइप, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब पेमेंट के टाइम पे बनता है और क्रेडिट वाउचर जो है रिसिप्ट के टाइम पे बनता है। नॉन कैश वाउचर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है। एक होता है कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर तब बनता है जब एक से ज्यादा डेबिट और एक क्रेडिट हो, या फिर एक से ज्यादा क्रेडिट और एक डेबिट हो, तो कंपाउंड वाउचर आप बना करके चलते हो। इट्स ऑल अबाउट द वाउचर, इसमें इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं। जनरल हमारे लिए डन है, जीएसटी हमारे लिए डन है, जनरल जीएसटी ये हमारे लिए डन है। इसके बाद में आपके लिए कैश बुक आता है। कैश बुक में कुछ थ्योरी, खास करके कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जब कैश और बैंक दोनों आए, कैश एंड बैंक दोनों आए, कैश एंड बैंक लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आए। कैसे आए, अपोजिट, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ऐसे में आए तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। मतलब दोनों साइड में रिकॉर्ड होगा, वो कैश बुक के डेबिट में भी रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में भी होगा। इसके दो ही एग्जांपल है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला या कैश बैंक में जमा करवाया, इसके दो एग्जांपल है, ध्यान में रख करके चलेंगे। होपफुली डन है। इसमें एक इंप्रेस सिस्टम और आता है थ्योरी के अंदर। इंप्रेस सिस्टम का मतलब होता है कि भाई हमारे लिए एक पेटी कैशियर नाम का बंदा होता है, उसको हम कुछ पैसा दे देते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे एक महीना या एक हफ्ते के अंदर कुछ खर्चे कर सके। और ये जो पैसा दिया जाता है इसको इंप्रेस्ड अमाउंट बोला जाता है। जैसे मान लीजिए हमने उसको 10,000 रुपए दे दिए, फिर इस 10,000 एक हफ्ते के खर्चे के लिए दिया और उसने एक हफ्ते के अंदर जो है इसमें से मान लीजिए 8,000 रुपए खर्च कर दिए। तो 8,000 रुपए जो उसने खर्च किए वो कहाँ कहाँ खर्च किए, उसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट हमें बना करके देता है, समरी बना के देता है, जिसे पैटी कैश बुक बोला जाता है। उसने ये जो खर्चा किया ना 8,000 का, ये हमें बताएगा कि कहाँ कहाँ किए। तो अब 10 दिए थे, 8,000 खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 2,000। अब जैसे ही वो हमें बता देगा, पैटी कैश बुक दे देगा, तो जो हेड कैशियर है वो वापस से पैटी कैशियर को 8,000 रिम्बर्स कर देगा, मतलब उतना पैसा रिम्बर्स कर देगा जो उसने एक्चुअल में खर्च किया था, ताकि उसका इंप्रेस्ट वापस से कितने का हो जाए, मतलब इंप्रेस्ट मतलब पर्स उसका कितने का हो जाए, 10,000 का हो जाए। इंपॉर्टेंट है, इंप्रेस सिस्टम ध्यान रख के चलना, पैटी कैश बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली इतनी बातें आपकी डन है। आई थिंक इतना आप एक बार कवर कर लोगे, इतना करके जाओगे तो अच्छे नंबर आ पाएंगे। ऑल द बेस्ट सबको, बहुत अच्छे से कवर करना। ऑल द बेस्ट गाइस।